बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो रिमेनिंग पॉलीसेकेराइड्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, आज का हमारा जो पहला पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड्स है और ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट के भी आम तौर पे जो सेल वॉल है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ये प्लांट में पाए जाते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारी कॉटन है, कॉटन जिसको कपास कहते हैं, ये भी प्योर सेलुलोज ही होती है। कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ द चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। तो जिस तरह हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस किया था कि वो चेन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसी तरह सेलुलोज भी चेन ऑफ ग्लूकोज है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो ग्लाइकोजन है या स्टार्चेज हैं वो अल्फ़ा जो ग्लूकोज है उसके पॉलीमर्स हैं, लेकिन जिस वक्त हम सेलुलोज की बात करते हैं तो यहाँ जो ग्लूकोज का आइसोमर इस्तेमाल होता है उसका नाम है बीटा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर अल्फ़ा ग्लूकोज के लिहाज से डिस्कस करें तो पिछले जो 2-3 आर्टिकल गुजरे हैं उनमें बड़ी डिटेल से मैंने डिफरेंस बताया हो कि अल्फ़ा ग्लूकोज कौन सी होती है और बीटा ग्लूकोज कौन सी होती है। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये मैंने बीटा ग्लूकोज ड्रा किया, आपको कैसे पता चलेगा बीटा ग्लूकोज है? इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इसका जो OH है वो ऊपर वाली पोजीशन पे लगा है। देखिए, जब हम स्टार्च की बात करते हैं, ग्लाइकोजन की बात करते हैं, उसमें चूंकि अल्फ़ा ग्लूकोज होती है तो अल्फ़ा ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 का OH है वो निचली पोजीशन पे लगा होता है। अगर सेलुलोज और स्टार्च का कंपैरिजन करें तो एक डिफरेंस ये भी बन सकता है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 सेलुलोज में OH ऊपर रखता है और स्टार्च और ग्लाइकोजन में जो कार्बन नंबर 1 है वो OH नीचे रखता है। यानी एक अल्फ़ा है, जो नीचे वाला है वो अल्फ़ा है और जो ऊपर वाला है वो बीटा है। अच्छा, अगेन जब एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज के साथ मिलेगी तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगी, ठीक है। और यही बात लिखी गई है कि बीटा ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है इस स्टिक अप वो ऊपर की तरफ लगा होता है। अच्छा, दूसरा फ़र्क, अगर हम स्टार्च की बात करें या ग्लाइकोजन की बात करें, स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर जितने भी ग्लूकोज मालिक्यूल हैं वो एक ही तरह से अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक मालिक्यूल अगर सीधा है, जैसे ये मैं कहता हूँ बीटा ग्लूकोज सीधा है, दूसरा उल्टा है। अब देखें ना, उल्टा कैसे है कि इसका ऑक्सीजन ऊपर है, इसका ऑक्सीजन नीचे है, इसका OH ऊपर है, इसका OH नीचे है। ये OH कोई नीचे अल्फ़ा की वजह से नहीं है, बल्कि इस मालिक्यूल को ऐसे उल्टाया गया है। यानी ये मालिक्यूल इस तरह था और इसको इस तरह उल्टाया गया है, इस वजह से ये मालिक्यूल इन्वर्टेड है। अच्छा, फिर तीसरा जो मालिक्यूल है वो फिर सीधा होगा, फिर चौथा मालिक्यूल इन्वर्टेड होगा, पांचवा मालिक्यूल फिर सीधा होगा। तो इसमें हर एक को छोड़ के एक जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो उल्टी डायरेक्शन में इन्वर्टेड होगा, यानी 180 के एंगल पे फिरा हुआ होगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने का तरीका आपको पता है कि एक से OH निकलता है और दूसरे से H निकलता है, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ बनाए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ बनेगा। तो जितने भी हम जिस वक्त बात करते हैं ग्लूकोज के अंदर बॉन्डिंग फॉर्मेशन की, तो एक बॉन्ड ऊपर बन होते हैं, एक नीचे, फिर एक ऊपर, एक नीचे। तो इस तरह एक चेन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल जुड़ जाएगी, चेन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो बीटा ग्लूकोज के मिलने से चेन बनी है ये सेलुलोज की एक चेन कहलाती है, सिंगल चेन। क्लियर? तो ये बात लिखी गई है कि हमारे पास यहाँ आल्सो अल्टरनेट के एक को छोड़ के अगला जो ग्लूकोज का मालिक्यूल होगा इज इन्वर्टेड। अच्छा, बाद में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपेयर करें ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो ग्लाइकोजन और स्टार्च को सेलुलोज के साथ कंपेयर करें। 3-4 डिफरेंस तो मैंने बता दिए। पहला डिफरेंस कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फ़ा ग्लूकोज होगी, सेलुलोज में बीटा होगी। फिर ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 जो स्टार्च और ग्लूकोज में उनका OH नीचे होगा और हमारे पास बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर की तरफ होगा। स्टार्च और ग्लाइकोजन में जितने भी ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो अल्टरनेटिवली इन्वर्टेड ग्लूकोज के मालिक्यूल पाए जाते हैं। फिर जो ग्लाइकोजन के अंदर चेन होके जो चेन होगी ग्लूकोज की वो क्वाइल होके ग्रैन्यूल्स बनाएगी, यानी चेन सीधी होनी चाहिए थी लेकिन ये क्वाइल होके एक ग्रैन्यूल्स बना दी। लेकिन सेलुलोज में ग्लूकोज की चेन ही रहती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ग्लाइकोजन में जितने भी ग्रैन्यूल्स बनेंगे वो सारे अलग-अलग होंगे, उनके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन जिस हम सेलुलोज की बात करते हैं, सेलुलोज की जो चेन है
उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से चेन, अच्छा कुछ चेन अगर मिले तो माइक्रोफिब्रिल्स बन जाए, और काफ़ी सारे माइक्रोफिब्रिल मिले तो माइक्रोफाइबर बनता है। यानी आप ये समझें सेलुलोज के अंदर चेन अरेंज होकर माइक्रोफिब्रिल बनाती हैं, और माइक्रोफिब्रिल फिर बाद में दोबारा इकट्ठे होकर माइक्रोफाइबर बनाते हैं। चेन सबसे छोटी, माइक्रोफिब्रिल उससे बड़ी यानी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और माइक्रोफाइबर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन में ये जो हमारे पास ग्लूकोज की चेन्स बनी है ये कॉम्पैक्ट होती है और ये सूटेबल होती है एनर्जी स्टोरेज के लिए। इस वजह से सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, ग्लाइकोजन और स्टार्च को एनर्जी के सोर्स के तौर पे स्टोर करता है और यूज़ करता है। जैसे ग्लाइकोजन एनिमल में एनर्जी का सोर्स है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो स्टार्च है वो प्लांट में एनर्जी का सोर्स है। लेकिन सेलुलोज में चूंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक स्ट्रांग होता है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने के लिए सेलुलोज इस्तेमाल होती है, जैसे सेल वॉल ऑफ प्लांट। इसी तरह हमारा ये जो कागज़ है इसमें भी सेलुलोज है। ये जो कॉटन है ये तो प्योर सेलुलोज है, यानी इसमें सारी ही सेलुलोज मौजूद है। क्लियर। सेलुलोज, अब ये भी ग्लूकोज की चेन है, लेकिन यहाँ क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है बिटवीन बीटा ग्लूकोज, तो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो ग्लाइकोजन होता है, फिर स्टार्च होता है, स्टार्च के भी आगे फर्दर 2 टाइप्स थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। हमने कहा था कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, हमारे सलाइवा में भी वो एंजाइम मौजूद होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो एंजाइम मौजूद होता है। तो वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ सकता है या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ सकता है। लेकिन जब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो सेलुलोज में बनता है इसको तोड़ने की वो सलाहियत नहीं रखता। इस वजह से अगर हमारी बॉडी में सेलुलोज चली भी जाए, हमारी बॉडी जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो प्लांट का सोर्स है, प्लांट के सोर्स से आ रही है, तो उनमें प्लांट के सेल होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जब प्लांट के सेल खा रहे हैं तो इसका मतलब है हम सेलुलोज ही खा रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो सेलुलोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि अमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारी बॉडी का है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ सेलुलोज को तोड़ नहीं सकता। हाँ, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो एक ख़ास किस्म के एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज। वो जो सेलुलेज है वो फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने की सलाहियत रखता है और सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को तोड़ के ग्लूकोज के मालिक्यूल रिलीज करता है। अच्छा, वो एनिमल जो हर्बीवोर्स हैं जिनका काम ही पौधों को खाना है, उनकी बॉडी में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सेलुलोज नहीं बनता, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एज ए म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहें और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं। तो वो जो म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलेज को रिलीज करते हैं। फिर जो हम जानवरों ने खाया होता है चारा, उसमें जो सेलुलोज है वो सेलुलेज एंजाइम उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज बना के जानवरों को भी देता है और ख़ुद भी वो बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात लिखी गई है। जब हम डाइजेशन ऑफ सेलुलोज की बात करते हैं, जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है 1,4 सेलुलोज के अंदर, अमाइलेज एंजाइम जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम का काम कर रहा है वो इसको तोड़ नहीं सकता, बल्कि इसको तोड़ने वाले एंजाइम को कहा जाता है सेलुलेज। और ये जो सेलुलेज है कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स वगैरह जो किंगडम प्रोटिस्टा से जिनका ताल्लुक है, ये इस एंजाइम को बनाते हैं। हर्बीवोर्स जिनका काम ही प्लांट्स को खाना है, उनके अंदर ये बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूचुअलिज्म बना के रह रहे हैं। यानी देखो, सेलुलोज खाया तो सेलुलोज को उन्होंने तोड़ना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ग्लूकोज एनिमल को भी मिल रहा है और कुछ ग्लूकोज वो बैक्टीरिया खुद भी इस्तेमाल कर ले, तो बैठे बैठाई उनको खुराक भी मिल जाती है। तो डाइजेस्ट द सेलुलोज फॉर देम। अच्छा, इंसान के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होते, इस वजह से सेलुलोज के मालिक्यूल को ह्यूमन फूड के अंदर डाइटरी फाइबर कहा जाता है। अच्छा, इसका अपना एक अलग फ़ायदा है, यानी इससे हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका अपना फ़ायदा ये है कि ये जो डाइटरी फाइबर होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा नहीं होने देता। यानी जब हमने खाना खाया तो ये जो फाइबर होगा जो सेलुलोज की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर गया है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन में पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देता। क्योंकि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया ना, तो जो फीकल मैटर है, फीसिस जो पाखाना बनना है, वो इंतहाई सख्त होगा,
क्योंकि उस फीसिस के अंदर जितना पानी होगा उतने ही वो सॉफ्ट होंगे, और जितने ही सॉफ्ट होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होकर बाहर निकलना आसान होगा। इस वजह से वो लोग जिनके खुराक के अंदर ये फाइबर कम होता है उनको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन रहती है। आपने सुना होगा इसबगोल का छिलका, बेसिकली इसबगोल का छिलका ये सेलुलोज प्रोवाइड करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो पानी को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, बल्कि काफ़ी सारे पानी को वो फूड का जो वेस्ट मटेरियल उसके साथ रिटेन रखते हैं, जिसकी वजह से जो पखाना है या फीसिस है या स्टूल भी इसको कहा जाता है वो सॉफ्ट रहते हैं और बड़ी आसानी से उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर? तो इस वजह से खुराक में इन फाइबर्स का होना भी ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। अच्छा, दूसरा जो मालिक्यूल आज का है वो काइटिन। काइटिन काफ़ी सारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उनके काफ़ी सारे मेंबर जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर वगैरह, इंसेक्ट वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। अच्छा, काइटिन बेसिकली सेलुलोज ही है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। अब हमारे पास मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है ये सेलुलोज का है। मॉडिफिकेशन ये है कि ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा होता है जिसका नाम है एसिटामाइड। हमारे पास CH3 ये हमारे पास एसिटामाइड है, तो ये यहाँ रिएक्शन करके ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ एसिटामाइड क्या मैंने जोड़ दिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। तो जहाँ भी पोजीशन नंबर 2 होगी वहाँ हमारे पास एसिटामाइड मैंने जोड़ दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ एसिटामाइड मैंने जोड़ दी, एसिटामाइड। क्लियर? तो बाकी सारी सेलुलोज वही है, सिर्फ इस एक ग्रुप की वजह से अब सेलुलोज काइटिन में कन्वर्ट हो गया, और ये सेलुलेज एंजाइम इस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये जितने भी ग्रुपिंग है इतनी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से एक एंजाइम जिसने इसको तोड़ना था वो काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर दियर रिएक्शन। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें ये चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस होंगी कि हल्के से मालिक्यूल के अंदर अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो एंजाइम उस मालिक्यूल के ऊपर जो पहले काम करता था फिर वो काम नहीं करता। तो ये बात लिखी गई है कि काइटिन हमारे पास मॉडिफाइड सेलुलर मॉडिफिकेशन मैंने बता दी कि ये भी आप कह सकते हैं चेन ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ भी ग्लूकोज मॉडिफाई हो गया। कैसे हो गया कि यहाँ एक एडिशनल नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप उसका नाम है एसिटामाइड, और वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, नंबर 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। अच्छा, काइटिन कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इस काइटिन को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि सेलुलोज का अगर कंपैरिजन काइटिन के साथ किया जाए तो सेलुलोज को नेचर में डिकम्पोज करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन काइटिन को बहुत थोड़े ऑर्गेनिज्म। इस वजह से जो फंजाई है ना वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। बैक्टीरिया की सेल वॉल डिकम्पोज हो जाती है, प्लांट की सेल वॉल डिकम्पोज हो जाती है। जो फंजाई की सेल वॉल है चूँकि उसमें काइटिन मौजूद है उसको डिकम्पोज करना नेचुरली बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप है पेक्टिन एंड लिग्निन। ये बिल्डिंग मटेरियल यानी ये चीज़ों को बनाने का काम करेंगे। आप समझ लें कि जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें मेन कंपोनेंट तो सेलुलोज होता है, लेकिन इसके अलावा पेक्टिन और लिग्निन भी मौजूद होते हैं जो प्लांट की सेल वॉल को बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी है, जो सेल वॉल ऑफ प्लांट है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। इसी तरह हमारे पास एक और पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है एगर, और ये रेड एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जैसे कस्टर्ड वगैरह, तो आप देखें अगर दूध में उस कस्टर्ड को डाल दें तो बड़ा आप कह सकते हैं उसकी थिकनिंग हो जाती है। अगर उसको थोड़ा फ्रीज़ करें तो बड़ा वो थिक होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, यानी सेमी सॉलिड बन जाता है। तो उसमें इस तरह के एगर वगैरह एगर जैसे कंपोनेंट को डाला जाता है। और एगर वैसे तो लेबॉर्ट्री में बड़ा यूज़ होता है। अगर हम लेबॉर्ट्री में किसी बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में तो फिर हम एगर को एज ए फूड इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया का, यानी हम एक बर्तन लगा लें या लेबॉर्ट्री का कोई इक्विपमेंट लगा लें तो उसके अंदर हम एगर को रखेंगे, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो बैक्टीरिया उसमें बड़ी हंसी खुशी ग्रो होता है। ये बात लिखी गई, ये मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन नैब्स। और आखिर में म्यूरिन जिसका कॉमन नेम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ठीक है,
उसकी सेल वॉल के अंदर मौजूद हो। अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर देखें, ये हमने बड़ी डिटेल से 3-4 दफ़ा डिस्कस भी किया। ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर होता है, पेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होती है, तो हम कह सकते हैं ये पेप्टाइड शुगर पॉलीमर है। पेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन, ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड की चेन या शुगर की चेन, पॉलीमर। तो ये पेप्टाइड और शुगर पॉलीमर है जो आमतौर पे बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये म्यूरिन का दूसरा नाम याद रखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन या पेप्टाइड चेन भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पॉलीसेकेराइड एंड हुए। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल में जो सबसे अहम तरीन मालिक्यूल है लिविंग सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिक की बात करूँ, वैसे तो सबसे अहम तरीन जो मालिक्यूल है वो वाटर है, लेकिन हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल की बात करें तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल में सबसे अहम तरीन जो मालिक्यूल है वो प्रोटीन्स का है। उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।